हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ये इडमा का पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। इडमा का पार्ट 1 हम अ, इडमा के पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके टाइप्स और जो मेन चीज़ है जो कि यहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हाइड्रोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आप वीडियो जो पार्ट 1 है वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि इससे जो इसमें जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर होगी। अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। पैथोजेनेसिस में जो 6 पॉइंट्स आ रहे हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही है जो एडिमा कॉज कराते हैं। डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट था। ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है कैपिलरी में, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है टिश्यूज़ में। ठीक है, ये ऑन्कोटिक प्रेशर होता क्या है वो फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। व्हेन ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज, जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, स्पेसेस में जाएगा। ठीक है, या फिर हम कहें दूसरी लैंग्वेज में फ्लूइड कैपिलरीज के बाहर आएगा। ये है कैपिलरी, ये है सेल्स, और सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है, कैपिलरी से पता है हमें कि है ना, फ्लूइड एक्सचेंज होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से वो ज़्यादा एक्सचेंज, मतलब ज़्यादा नहीं, अपने नीड के अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन हो जाएगा जो फ्लूइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का। एक्यूमुलेशन किस लिए नहीं हो रहा? क्योंकि एक नॉर्मल ब्लड या फिर पानी आ रहा है और वो ड्रेन होता जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन भी नहीं होगा। तो ये था नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज। अब क्या है कि फोर्स, जैसे ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर का जो वो होता है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लगाने को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बाहर की चीज़ें जो है वो अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, अब बाहर की चीज़ें अंदर अंदर की तरफ आएंगी, तो अगर यही कम हो जाए, ऑन्कोटिक प्रेशर यहाँ पे कम हो जाए कैपिलरी का, वो बाहर की चीज़ें अंदर ही ना ले, तो क्या होगा कि बाहर की चीज़ें बाहर ही रह जाएंगी। तो फ्लूइड जो है वो बाहर ही रह जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और एडिमा की कंडीशन जनरेट होगी। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड जो है वो बाहर किस वजह से जा रहा है? क्योंकि जो फ्लूइड का फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है, और वही अगर कैपिलरी में कम हो जाए, वो प्रेशर कम हो जाए, तो वो फ्लूइड बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट पहले हम देखते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर जो है एक्सर्टेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाय विच फ्लूइड रन्स नॉर्मल इन वेसल्स। देखिए, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। अगर आप है ना नेफ्राइटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ चुके होंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप वो नहीं पढ़े होंगे तो आप इसे यहाँ समझ लीजिए, वहाँ पे यही चीज़ हमें लिखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एक कंडीशन होती है प्रोटीन यूरिया की, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन क्या होती है? क्या होता है कि प्रोटीन ना यूरिन में ज़्यादा अमाउंट में निकलने लग जाता है। प्रोटीन अगर यूरिन में निकलने लग जाएगा तो हमारे ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो जिसको हम बोलते हैं हाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, हाइपो मतलब कम, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, और नीमिया मतलब ब्लड, ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर यूरिन से प्रोटीन निकलने लग जाएगा तो ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो प्रोटीन यूरिया से क्या होता है, मेजर प्रोटीन का लॉस होता है। और वो प्रोटीन कौन सी होती हैं? हमें पता है प्रोटीन कई टाइप की होती हैं, उसमें एक मेजर प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो आईजीबी निकलती है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन का भी लॉस होता है। लेकिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन का मेजर लॉस होता है। एल्ब्यूमिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन, एक तरीके की प्रोटीन है, प्रोटीन का टाइप है। ठीक है, अब क्या है, तो एल्ब्यूमिन का लॉस होगा तो हम क्या बोलेंगे? हाइपो एल्ब्यूनीमिया, या हम बोलें हाइपोप्रोटीनीमिया, क्योंकि वो प्रोटीन ही है। प्लाज्मा प्रोटीन या फिर प्लाज्मा प्रोटीन का एक पार्ट है एल्ब्यूमिन। अगर इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं कि है ना, वाटर को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, वाटर को होल्ड करके रखेंगे। अगर है ना हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसमें पानी मिल मतलब
ये गाढ़ा करके रखते हैं उसको, ठीक है। तो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो कैपिलरी के बाहर नहीं जा पाता। अब क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन ही कम हो जा रही हैं जो कि इसको होल्ड करके रख रही हैं वाटर को, वो ही कम हो जा रही हैं, तो वहाँ तो वो वाटर जो है कैपिलरी के बाहर चला जाएगा, कैपिलरी के बाहर चला जाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर कम है तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ वो लीक होने लग जाएगा और क्या होगा, इंटरस्टिशियम में स्टोर हो जाएगा, जो कि एडिमा कॉज करता है। आ रही है बात समझ में? क्या हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन का काम होता है वाटर को होल्ड करके रखना। अब इसमें ये वाटर और एल्ब्यूमिन दोनों साथ चल रहे हैं, और एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन जो है वो वाटर को होल्ड करे रखी है। अब यहाँ पे एल्ब्यूमिन ही कम होगी, प्रोटीन ही कम होगी, तो वाटर होल्ड कैसे रहेगा, वाटर वहाँ कैसे स्टेबल रहेगा, तो क्या होगा, उससे ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से वाटर बाहर की तरफ लीक आउट हो जाएगा और एडिमा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भर जाएगा, ठीक है, और उससे एडिमा की कंडीशन जनरेट होगी। तो ये इसका नॉर्मल प्रोसेस था, मतलब ये हम नेफ्रोटिक मतलब ये रीनल पैथो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, किसमें होता है, इडिमा इन रीनल डिसीज, जो कि हम बोलते हैं नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम, एसाइटिस ऑफ लिवर डिसीज, सिरोसिस में भी ये हो सकती है। अब हम देखते हैं सेकंड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। और अगर ये बढ़ जाता है कैपिलरीज़ में, ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि अंदर का सामान जो है, अंदर का मटेरियल जो है वो है ना टिश्यू स्पेसेस में आने लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड कम्स इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस और फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द कैपिलरीज, क्योंकि इसका आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स होता है। देखिए क्या है कि है ना, हमें पता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, ठीक है, कैपिलरीज की बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिससे कि जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ सके। अब ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो अंदर का जो सामान जो कि एक छोटे छोटे अमाउंट में बाहर जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पेसेस में आ जाएगा, टिश्यूज़ में आ जाएगा, ठीक है, कैपिलरीज के बाहर आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ये सेल्स में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा। नॉर्मली क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या करता है नॉर्मली कि कैपिलरी वॉल्स, मतलब जो फ्लूइड होता है वो कैपिलरी वॉल से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पहुंच जाता है। ये एक नॉर्मल है, अगर थोड़ा सा इसको ज़रूरत होगी वो थोड़ा सा इसको दे देगा। और ये क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर जैसे ही काउंटरैक्ट करता है इसको, ठीक है, जैसे ही अपोज करता है तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है, राइज इन एचपी। जैसे ही ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, मतलब कम होगा, तो यहाँ पे प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर अगर यहाँ कम होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर किसी भी वजह से बढ़ा तो क्या होगा कि राइज इन एचपी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा ऑफ कैपिलरी विच वॉज नॉर्मली लो, जो कि हमेशा लो रहता है, अगर वो बढ़ गया तो क्या होगा, रिजॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। अब जो फ्लूइड का रिजॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब वो फ्लूइड को अंदर नहीं लेगा, रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा, और एडिमा की कंडीशन जनरेट होगी क्योंकि फ्लूइड बाहर ही रह जाएगा, है ना। और एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं, एडिमा ऑफ कार्डियक डिसीजेस, जो कि कार्डियक हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस में मिलता है, और एसाइटिस ऑफ लिवर डिसीज, सिरोसिस, पोस्टरल एडिमा, जो कि है ना बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं, बहुत घंटों तक खड़े रहते हैं, ये उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रैफिक कांस्टेबल और नर्स। तो नेक्स्ट है हमारा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे कि हमने बताया कि है ना, जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन होता रहता है, अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो वहाँ से वो फ्लूइड नहीं निकल पाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन टिश्यू स्पेसेस ड्रेन बाय लिम्फेटिक्स, यहाँ पे फ्लूइड
फ्लो कर रहा है कैपिलरी में, और कैपिलरी से जो नॉर्मली क्या होता है कि है ना, थोड़ा बहुत फ्लूइड ना एक्सचेंज होता रहता है, और मतलब एक्सचेंज चलता है, न्यूट्रिएंट्स का वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन से फ्लूइड मतलब कैपिलरी में जाते हैं, कैपिलरी से वो टिश्यूज़ में जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि है ना, और फिर वो ड्रेन होते रहते हैं लिम्फेटिक से। अब लिम्फेटिक ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी मतलब किसी भी सर्जरी के टाइम पर, या कहीं भी हमें ना लिम्फ नोड रिमूव करनी पड़ती है, या किसी भी वजह से लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वो फ्लूइड भरा रह जाएगा और ड्रेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो ऑफ दीज चैनल्स लीड टू द लोकलाइज्ड एडिमा, इसको हम बोलते हैं लिम्फ एडिमा, ठीक है। लिम्फ से जो होने वाला एडिमा होता है उसको हम लिम्फ एडिमा बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे भी, जिस साइड पे भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड एडिमा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। हम एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं जब ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर में वो जो कैंसर होता है लिम्फ नोड से ही स्प्रेड होता है, ठीक है। तो उस स्प्रेड को बचाने के लिए, मतलब स्प्रेड को रोकने के लिए हम ना लिम्फ नोड को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसर स्प्रेड नहीं होता। तो वहाँ पे लिम्फ एडिमा, आम में ना लिम्फ एडिमा हो जाता है, क्योंकि है ना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है लिम्फेटिक्स, जिसकी वजह से वो ड्रेन नहीं हो पाता फ्लूइड, और वहाँ पे आम में लिम्फ एडिमा हो जाएगा, ठीक है। जिस आम में भी सर्जरी हो रही होगी वहाँ पे लिम्फ एडिमा हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, ये लिम्फेटिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कि है ना फाइलेरियासिस में दिखता है। फाइलेरियासिस क्या होता है? वॉचरेरिया वेंक्रोफ्टाई एक पैरासाइट होता है, जो कि है ना जो कि ये फाइलेरियासिस करता है, ठीक है। ये क्या करता है? क्रॉनिक लिम्फेडेमा ऑफ स्क्रोटम एंड लेग, और वो करता है एलिफेंटियासिस। वहाँ पे है ना जो पैर होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, क्योंकि है ना लिम्फ नोड वहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, ठीक है। और वो करेगा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मिलरॉय डिसीज एंड हेरिडिटरी लिम्फेडेमा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है इसमें लिम्फेटिक चैनल्स का। ये इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक चैनल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से लिम्फ का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज्ड इन टिश्यू फैक्टर्स। टिश्यूज़ के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर एलिवेट हो जाता है और वस्कुलर परमेबिलिटी कराता है। जब ऑन्कोटिक प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो है ना वहाँ पे वस्कुलर परमेबिलिटी, जैसे हमें पता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी सेमी परमेबल होती है, तो सेमी परमेबल ना होके उसकी फिर जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और वहाँ से फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आएगा और एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। सेकंड है टिश्यू टेंशन बढ़ जाता है, और जो कि हमें सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में देखने को मिलता है। ये कैपिलरी है, ये सेल है, सेल के बीच का स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और वहाँ पे जो टिश्यू का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, यहाँ पे टिश्यू के ऑन्कोटिक प्रेशर की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो बढ़ जाता है और टिश्यू टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया कैपिलरी का ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैपिलरी के ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल होते हैं, लेकिन टिश्यू का जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ होता है और टिश्यू टेंशन कम होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फिर वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। जो कैपिलरी की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब क्या है, जैसे कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, ठीक है। सेमी परमेबल होगी जिससे कि हमारे जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट हैं जो कि है ना एक्सचेंज चलता है, जैसे कि अगर ब्लड में ज़रूरत होगी तो टिश्यू से कुछ चीज़ें ब्लड में जाएंगी, जैसे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो ऐसे एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल। लेकिन क्या होगा कि है ना जब कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो यहाँ का जो मटेरियल है, यहाँ का जो सामान है वो ज़्यादा बाहर निकलेगा, ठीक है। वो आसपास निकलेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे फिर जो मटेरियल है, जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो थोड़ा थोड़ा सामान आ रहा था, जो थोड़ा थोड़ा मटेरियल आ रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, वो ज़्यादा में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो फिर फ्लूइड ज़्यादा आएगा, तो फिर यहाँ पे सेल्स के बीच में वो एक्यूमुलेट हो जाएगा।
तो कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम इज सेमी परमिएबल। हमारी कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है वो सेमी परमिएबल होती है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज होता रहता है वाटर का, प्लाज्मा प्रोटीन का, क्रिस्टलॉइड्स हुए, इन सब का एक्सचेंज होता रहता है। लेकिन किसी भी इंजरी की वजह से, ठीक है, जब एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी, मतलब कैपिलरी की इंजरी हो जाएगी, तो वहाँ पे गैप्स आ जाएंगे, ठीक है, गैप्स आ जाएंगे, और वो किसी भी वजह से आ सकते हैं, चाहे पॉइजन हो, चाहे ड्रग हो, चाहे टॉक्सिन हो, किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से गैप्स आ जाएंगे, तो कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो थोड़े थोड़े एक्सचेंज हो रहे थे वाटर का, प्लाज्मा प्रोटीन का, क्रिस्टलॉइड्स का, तो वो अब थोड़ा थोड़ा ना होकर वो ज़्यादा एक्सचेंज होगा। तो ज़्यादा एक्सचेंज होगा तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अगर ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मोर प्रोटीन एक्सचेंज होगी, फ्लूइड एक्सचेंज होगा और वो स्पेसेस में भर जाएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो गैप है एंडोथेलियल सेल्स में वो डेवलप हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वो कॉज करेगा एडिमा। ये दो तरीके के होते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा और लोकलाइज्ड एडिमा, ठीक है। जनरलाइज्ड में वो किस मतलब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ड्रग हो सकती है, केमिकल एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनॉक्सिया, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। लोकलाइज्ड मतलब जो कि है ना केवल एक ही साइड तक रहें, ठीक है। इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, इंसेक्ट बाइट हो गया, ठीक है, ड्रग, केमिकल, कुछ भी हो सकता है, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम वाटर रिटेंशन। इसमें क्या होता है, जब वो कैपिलरीज में ब्लड नहीं रहेगा, अब ब्लड नहीं रहेगा मतलब ब्लड से कंस्टिट्यूएंट गायब हो रहा है, जो कि है ना उसका वाटर होता है, जो फ्लूइड होता है। अब कैपिलरीज से फ्लूइड बाहर आ जा रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम ही तो होगा एक तरीके से, ठीक है। जो कैपिलरीज में ब्लड है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि फ्लूइड बाहर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है हाइपोवॉल्यूमिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो उसके 3 मैकेनिज्म है, हाइपोवॉल्यूमिया स्टिमुलेट्स 3 मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि है एक्स्ट्रा रीनल हार्मोनल मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म और एडीएच मैकेनिज्म। हाइपोवॉल्यूमिया होता क्या है, सडन रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, और वो सबको पता है किस लिए हो रहा है, क्योंकि वहाँ से फ्लूइड बाहर आ रहा है और है ना ऑब्वियसली फिर है ना ब्लड का वॉल्यूम कम ही हो जाएगा कैपिलरी में, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिया 3 मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है, एक्स्ट्रा रीनल हार्मोनल मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक रीनल और एडीएच मैकेनिज्म। सबसे पहले एडीएच मैकेनिज्म देख लेते हैं। एडीएच मैकेनिज्म में क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा, जिसकी वजह से एडीएच इंक्रीज होगा और फिर है ना वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा, और वहाँ पे क्या होगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा और उससे बीपी बढ़ेगा और एडिमा की कंडीशन भी जनरेट होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम इंट्रिंसिक रीनल। इसमें हाइपोवॉल्यूमिया कंडीशन जब होगी, जब ब्लड में वॉल्यूम कम होगा, तो क्या होता है कि हम जैसे ही बीपी, मतलब अब जैसे वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगा तो बीपी भी कम होगा, बीपी कम होगा तो वहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इम्पल्स लेके जाएंगे वैसोमोटर सेंटर्स में, ठीक है। वहाँ पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो वहाँ पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है और वो करता है रीनल इस्चीमिया, ठीक है। रीनल इस्चीमिया करेगा जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज होगा, ठीक है। जीएफआर डिक्रीज होगा तो, और जीएफआर डिक्रीज होगा उसकी वजह से सोडियम जो है वो कम एक्सक्रीट होगा, सोडियम कम एक्सक्रीट होगा, तो जिसकी वजह से सोडियम और वाटर रिटेंशन होगा और बीपी फिर इंक्रीज होगा और एडिमा की कंडीशन भी जनरेट होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा रीनल हार्मोनल मैकेनिज्म, जो कि ये थर्ड मैकेनिज्म है, इसमें क्या हो रहा है, हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन हो रही है, मतलब ब्लड में वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसकी वजह से रीनल इस्चीमिया हो रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रीनल इस्चीमिया ही होगा यहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह से रीनल इस्चीमिया होगा, वहाँ पे सोडियम जो है रीनल ट्यूब्यूल में वो भी कम होगा, और फिर एंजियोटेंसिनोजन है वो रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा, एंजाइम के हेल्प से वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, और क्या होगा, फिर सोडियम और वाटर में इंक्रीमेंट, वो जो रिटेंशन हो रहा है वहाँ पे और ज़्यादा होगा, ठीक है, रिटेंशन। तो वो क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा और एडिमा की कंडीशन जनरेट करेगा। तो ये तीनों जो मैकेनिज्म है वो अल्टीमेटली बीपी इंक्रीज कर रहे हैं और एडिमा कर रहे हैं। तो ये था हमारा एडिमा पे एक
जो कि ये 2 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इसके पैथोजेनेसिस से पहले जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने दिया है। सेकंड पार्ट में हमने इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस करी है। और थर्ड पार्ट में जो भी इसकी जो सिस्टमिक कॉजेज़ जो हो रहे हैं, सिस्टमिक एडिमा जो हो रहा है, वो उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।